After that enriching session, we now move towards our next topic, feminine voices, impact of fearless writing. Honestly, when I got this topic, I was thinking what to write, as there are too many things one can mention about feminine writing. Then I consulted my fellow anchors, and this is what I could come up with. Feminine voices don't just mean coming on stage and talking about empowerment. It means understanding the decades of struggle they showcase through their works that has brought them at this level. The impact of their fearless writing is literally the reason we have gathered here today. These women have shown that impact through every word, every line, and every piece they write. So without further ado, let's start this session. The moderator for this session is Ms. Danvi Mali. She is a celebrated media personality from Ahmedabad whose voice and words leave a lasting impression. Let's welcome ma'am on stage. Our first speaker for the session is Ms. Shobha Akshar. Ma'am is currently serving as editorial assistant at the prestigious Hindi magazine Hans, founded by the acclaimed writer Prem Chand ji. Our second speaker for the session is Ms. Kumud Verma. Ma'am is an academician and best-selling author known for impactful books on education, life skills, and poetry. Our third speaker for this session is Ms. Manisha Khatate. Ma'am is a prestigious international Hindi literature originally from Nashik. Now, the women in black and white will show us the grays of society, So please welcome all of them, and Danvi, over to you. This is your session. We are here, we are expecting something loud and something very clear about feminism. Yeah, yay, come on guys, show something. Come on, hello. Yay. All the best guys. Thank you so much Niriksha for this beautiful introduction. एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप सभी अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए. सो एक बार ज़ोरदार तालियां आप सभी के लिए. थैंक यू वेरी मच. वेल, व्हेन आई टॉक अबाउट अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल AILF, 10 साल हो गए हैं इसको. और अगर मैं बात करूँ कि AILF की नींव किसने रखी थी, तो नींव रखने वाले और कोई नहीं, सिर्फ वन मैन आर्मी है ये, और वो है उमाशंकर यादव जी. बहुत ही उम्दा विचार के साथ उन्होंने इसकी नींव रखी थी. एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर द अप्रिसिएशन. सो उमाशंकर यादव जी ने एक अच्छे विचार के साथ इसकी नींव तो रखी, बट साथ में ही इतने सारे प्लेटफॉर्म्स उन्होंने प्रोवाइड किए टू द एवरी सिंगल पर्सन जो अपने विचार जो है यहाँ पे इस मंच पे आके रखना चाहता है. किसी को कुछ कहना है लाइफ के बारे में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या कोई भी चीज़ हो, वो खुद एक ऐसी विचारधारा रखते हैं कि अगर मैंने लाइफ में कुछ सोचा है कि मुझे करना है तो करना है. और इसी का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ तो एक बहुत ही अच्छी फीचर फिल्म उन्होंने सोचा कि मुझे ये करना है एंड ही डिड इट. और अभी एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे वो पिच कर रहे हैं इसे. तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप किसी बैकग्राउंड से नहीं होते लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों का सपना देखते हैं और आप वो चीज़ करते हैं. Well, moving on to our session's topic, of course, but before that, I would like to introduce myself. मैं दानवी माली मेरा नाम है और रेडियो जॉकी रह चुकी हूँ, साथ में मीडिया में काम कर चुकी हूँ. कोशिश करूँगी कि आज यहाँ से इस मंच से हम नारी की निर्भीक कलम जो है वो कितनी निर्भीक है ये ज़रूर जान के जाएंगे. बिकॉज आई हैव ऑन स्टेज ऑफ कोर्स ब्यूटिफुल लेडीज़, वुमेन्स आर हियर. सो बहुत ही अच्छा यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि जितना हम आपके मन की बात है और सबके मन की बात है हम यहाँ पे रख सकें. और इसके साथ शुरुआत करते हैं हम हमारी पहली गेस्ट मनीषा खटाटे. मनीषा खटाटे जी इंटरनेशनल ऑथर हैं और साथ में रतन टाटा अवार्ड, महात्मा ज्योतिबा फूले जीवन गौरव अवार्ड से सम्मानित हैं. और इसके साथ उन्होंने हिंदी साहित्य में खंड काव्य भी लिखने वाली वो पहली स्त्री बनी है, विच इज़ कमेंडेबल जॉब. एंड ऑफ कोर्स उनका लिखा गाना हॉलीवुड में भी आ चुका है. सो थैंक यू सो मच मनीषा खटाटे जी, आप यहाँ पे आई. एंड वी हैव नेक्स्ट कुमुद वर्मा जी. सो कुमुद वर्मा जी ने 10 किताबें लिखी हैं और साथ में ये सभी किताबें इंटरनेशनली अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, लाइक गुजराती, हिंदी, नेपाली, चाइनीज़, इंग्लिश
एंड हिंदी एज वेल। सो बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारी किताबें लिखना, अलग अलग भाषा में लिखना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और इसी के साथ वो ग्लोबली अवॉर्डेड है और 4 डज़न से भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे अपने विचार प्रस्तुत कर चुकी है। सो ये बहुत बड़ी बात है कि लाइफ का इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद वो यहाँ पे अपने जीवन के अनुभव आप सबके साथ साझा करने के लिए आई है। और मेरे पास जो लेडी इन ब्लैक शोभा अक्षर जी बैठी है, वो है राइटर, पोइटेस एंड कम्युनिस्ट, और शायद उनको इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, कॉलमनिस्ट। सो शोभा जी को ना एक मतलब मैं कहना चाहूँगी, शी इज़ वेरी बोल्ड लेडी, और जिस तरीके से वो अपने विचार रखती है मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ उनसे, आप सभी से इनफैक्ट। और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मुझे ये मौका मिला कि जहाँ पे मैं आऊँ और इन महान हस्तियों के साथ ऑफ कोर्स मैं ये सेशन जो है वो मॉडरेट करूँ। तो कुछ पंक्तियों से मैं शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि सेशन का नाम है नारी की निर्भीक कलम। सो नारी के लिए कुछ पंक्तियाँ मैं प्रस्तुत करती हूँ। सुनो उड़ने दो इन जुल्फ़ों को, सुनो उड़ने दो इन जुल्फ़ों को, इन्हें बांधने की कोशिश फिजूल है। सुनो उड़ने दो इन जुल्फ़ों को, इन्हें बांधने की कोशिश फिजूल है। इरादे मेरे बुलंद और मुकम्मल है, इरादे मेरे बुलंद और मुकम्मल है, इन्हें बदलने की कोशिश फिजूल है। सुनो कोई तालाब का पानी नहीं जो एक जगह रोक दिया जाए, अरे एक बहती नदी हूँ मैं, मुझे रोकने की कोशिश फिजूल है। सो ये होता है कि जब नारी ठान लेना कि वो आगे बढ़ के रहेगी तो कोई उसे नहीं रोक सकता। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं कुमुद वर्मा जी से। कुमुद जी, आप प्लीज़ अपने, पहले तो आप क्या सोचती है कि नारी की निर्भीक कलम क्या है आपके लिए, अपने विचार आप बताइए प्लीज़। सबसे पहले नारी का कुछ भी लिखकर इस प्लेटफॉर्म पे आ जाना, ये निर्भीकता है। आप समझते हैं मुश्किल होता है, खासकर नारी के लिए। अगर हम पीछे चले जाएं तो मीरा, उससे तुलना हो जाती है। थोड़ा आगे आ जाएं तो नारी की प्रतिमा एक ममतामयी, आदर्शमयी माँ की तरह हो जाती है। आज की नारी बिल्कुल अलग है, अलग सोचती है। उसको पता है कहाँ जुल्फ़ें खुली रखनी है और कहाँ कमर कस के बाल बांध के कूद जाना है। उसकी जो निर्भीकता है उसकी स्पष्टता में है, उसके अपने हकों को समझने में है। उन सब शब्दों को, विचारों को एकत्व में लाकर किसी पुस्तक में, कविता में या लेख में प्रकट कर देने में है। डेफिनेटली आपने बहुत ही सही बात कही कि नारी जानती है कहाँ पे कमर कसनी है, कहाँ पे एकदम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह जाना है और कहाँ पे आपको राधा की तरह श्रृंगार करके जाना है। और यही तो मेन हमारी जो संस्कृति है उसकी बात है कि नारी बहुत, उस बोलने की ज़रूरत नहीं है शायद, कि नारी अपने आप में ही सब कुछ है। वो आरंभ भी है और अंत भी नारी है। और इसी के साथ ऑफ कोर्स शोभा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नारी की ऐतिहासिकता क्या है और नारी की निर्भीक कलम आपकी नज़रों से आप बताएं। शुक्रिया दानवी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और शुक्रिया उमाशंकर यादव जी का कि उन्होंने मुझे 10th एडिशन ऑफ AILF में आमंत्रित किया बतौर वक्ता, और मेरे बहुत ही प्रिय या जिस विषय पर मेरा काम है उस पर मुझे बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बधाई उमाशंकर जी को, क्योंकि 10 साल का स्पैन बहुत बड़ा होता है और ऑफ कोर्स वो उनकी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से हो पाया संभव। और अब कि एक तो ऐतिहासिकता स्त्री की और दूसरा निर्भीकता क्या है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शब्दों का जो अर्थ है ना, वो शब्दकोश से निर्धारित नहीं होता है जब तक आप शब्दों के अर्थ के बोध को न एहसास करें। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ स्त्री एक जेंडर हो जाएगी आपके लिए, एक सेक्स हो जाएगा। फेमिनिज्म का मतलब आपके लिए शब्द अर्थ में सिर्फ स्त्रीवाद हो जाएगा। मैट्रियार्की का मतलब आपके लिए मातृसत्ता हो जाएगी। पिट्रियार्की का मतलब शब्दकोश से आपके लिए पितृसत्ता हो जाएगी। बट जब आप बोध में जाएंगे, जब आपको लगेगा कि शब्दों की चेतना का आशय क्या है और निर्भीक लेखन का महत्व क्या है, तो आपको एहसास होगा कि फेमिनिज्म, स्त्रीवाद जो है वो सिर्फ स्त्रियों से संबंधित नहीं है। वो बेसिकली
सामाजिक न्याय की एक लड़ाई है जो इक्वलिटी की बात करता है और मार्जिनलाइज्ड जो वॉइसेस हैं उनको उठाने की बात करता है। फेमिनिज्म जो है इट्स नॉट ओनली जस्ट अ इशू बिलोंग्स टू वुमेन। फेमिनिज्म जो है वो बेसिकली चैलेंज कर रहा है सोसाइटल नॉर्म्स को, और सोसाइटल नॉर्म्स सिर्फ स्त्रियों पर नहीं थोपे गए हैं, सोसाइटल नॉर्म्स पुरुषों पर भी थोपे गए हैं, सोसाइटल नॉर्म्स ट्रांसजेंडर्स को भी थोपे गए हैं, सोसाइटल नॉर्म्स जो अपने सेक्सुअलिटी को ओन कर रहे हैं वेदर दे बिलोंग्स टू LGBTQIA+ कम्युनिटी, उन पर भी थोपे गए हैं। तो फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबडी। आई एम टेकिंग दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द वेरी फेवरेट राइटर ऑफ माइन बेल हुक्स। बेल हुक्स का ये स्टेटमेंट है, फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबडी। और मैंने अपने कॉलम में एक लेख लिखा, पुरुषों तुम इतना बोझ क्यों ढो रहे हो, और जिसका सब टाइटल था फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबडी। स्त्रीवाद पर सारा वो पूरा लेख पुरुषों को संबोधित था। आपको किसने कहा पुरुषों कि आप सार्वजनिक तौर पर नहीं रो सकते हैं? पुरुषों, आपको किसने कहा कि आप सार्वजनिक तौर पर अपनी प्रेमिका का या अपने पत्नी का हाथ पकड़कर सड़क पर नहीं चल सकते हैं? पुरुषों, आपको किसने कहा कि आप घुटने टेक कर सार्वजनिक तौर पर अपने प्रेम का इजहार नहीं कर सकते हैं? पुरुषों, आपने किसने कहा कि आप अपनी साथी से कंसेंट के साथ उसको चूम नहीं सकते हैं या सार्वजनिक तौर पर उसको गले नहीं लगा सकते? मुझे नहीं लगता कि चूमना और गले लगाना क्राइम है। पुरुषों, या आपको जिसने कहा उसका नाम है पेट्रार्की। तो फेमिनिज्म इज़ नॉट जस्ट ओनली फॉर वुमेन, फेमिनिज्म इज़ फॉर मेन ऑल्सो एंड अदर सेक्सुअलिटीज़। बहुत ही बड़ी बात आपने बता दी दैट फेमिनिज्म इज़ नॉट जस्ट फॉर वुमेन्स, इट्स फॉर एवरी सिंगल पर्सन। और कहीं ना कहीं शुरुआत इसकी स्त्रियों से ही होती है, क्योंकि एक होता है ना कि माँ अपने बच्चे को जो सिखाती है वही चीज़ आगे बढ़ती है पीढ़ी दर पीढ़ी। और कहीं ना कहीं मैं सभी ये मेरे साथ जितनी यहाँ पे मंच पे अभी हस्तियाँ बैठी हैं इनको तो मालूम है ये चीज़ें, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को, खास करके लड़कों को, इस तरह शिक्षित करें, उन्हें बताएं कि फेमिनिज्म इट्स नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इट्स फॉर एवरी सिंगल पर्सन। एंड बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने अपना रखा है। साथ में मनीषा खटाटे जी जो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है, मनीषा खटाटे जी। सो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि मनीषा जी, आपके हिसाब से नारी की निर्भीक कलम है वो क्या कहती है? आप अपने विचार बताएं सभी को। सबसे पहले मैं यादव जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, और उनका ये 10वां कार्यक्रम जो चल रहा है, 10वां साल, वो बहुत सक्सेसफुल 2 दिन से चल रहा है। और उसके लिए अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में उन्होंने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए शुक्रिया। और नारी की निर्भीक कलम, इस पे मेरी जो एक कविता है उसके माध्यम से मैं प्रकाश डालती हूँ। स्वयं की आत्मा पर लगी गहरी चोटों को समझो तुम, स्वयं की आत्मा पर लगी गहरी चोटों को समझो तुम, वो क्या कहना चाहती है उसे जानो तुम, जान लो उसकी वेदना और दुखों को, वही खोलेगी एक दिन आत्म प्रकाश के द्वार। मरीचिका से जल बहता नहीं कभी, निराशा से स्त्री मरती नहीं कभी, ना समझो तुम उसे नकारा, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक प्रकृति हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक मूल्य हूँ। धन्यवाद जी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने भी बोल दी अपने कविता में। और क्योंकि हम सबका इंट्रोडक्शन ले रहे थे पहले, तो इसलिए मैंने आप सभी को एक एक बार ऐसे मौका दिया कि आप सब अपने इस सेशन के लिए विचार रखें। बट अब हम मैसी तरीके से विल गो ऑफ कोर्स। सो सबसे पहला मुझे एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे जाननी है शोभा जी आपसे, कि जैसे हम बात करते, आज अभी 2025 चल रहा है, इतने साल बीत चुके हैं, आज भी हमें ये पॉइंट रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है दैट वी वुमेन एंड वी डिज़र्व एवरीथिंग, वी आर इक्वल? क्योंकि आज भी देर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो शायद इस पॉइंट को नहीं मानते हैं। और बहुत ही अच्छी बात प्रियंका चोपड़ा ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताई थी दैट वुमेन, ये हम लिबरल, हम इक्वालिटी की हम बात मतलब यहाँ पे करें, इट्स नॉट अबाउट कि हमको कंधे से कंधा मिला के हमको भी वो चीज़ें करनी है जो मर्द कर लेते हैं, हमें उस तरीके से इक्वालिटी नहीं चाहिए। सो बेसिकली व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इक्वालिटी वुमेन वांट्स, आप अपने माध्यम से प्लीज़ बताइए, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं जो है नारी वो झूंझ रही है अपनी इक्वालिटी की उसी दौड़ में। प्लीज़। बहुत ज़रूरी सवाल है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जब शुरू हुआ, दैट वाज 19th ऑफ सेंचुरी, और हमारे पास लीगल राइट्स भी नहीं था, वोट देने का राइट्स नहीं था,
तमाम बहुत बेसिक राइट्स हमको अभी हाल फिलहाल में मिले हैं दानवी, जैसे कार चलाने का राइट्स अरब में हमें अभी मिला है। हमें वोट देने का राइट नहीं था, वो हमें अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये सब आसपास की सेंचुरीज़ में हुआ है। हमें बहुत सारे राइट्स अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर, अपने प्रॉपर्टी एक्ट्स को लेकर, राइट टू प्रोटेक्ट्स को लेकर ढेर सारी जो राइट्स हैं वो अभी भी मिले हैं। तो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, जो हमारी पुरखिनों ने ये जो लीनियज तैयार की है उसमें उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है, हमारी पीढ़ी को। जब हम यहाँ पर बैठे हैं और इस मंच से बोल रहे हैं, मैम ने भी कहा इस मंच पर लिखकर पहुँचना ये अपने आप में निर्भीकता है, लेकिन इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। आज की तारीख में देयर इज़ अ डाटा, मैं राजधानी की अगर बात करूँ, दिल्ली में प्रतिदिन 3 रेप हो रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी अनगिनत लहरें आनी हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जो मॉलेस्टेशंस और जो रेप थ्रेट्स या ऐसी चीज़ें जो मिसोजिनिस्टिक अप्रोच है, उसके लिए सिर्फ इसलिए आपको दरकिनार किया जाए कि आप स्त्री हैं, सिर्फ इसलिए आपको मार दिया जाए कि आप स्त्री हैं? आई एम कोटिंग एन एग्जाम्पल। मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, और सबने एक शब्द सुना होगा, लोन वुल्फ। लोन वुल्फ बेसिकली उस तरह के लोग होते हैं जो मिसोजिनिस्टिक अप्रोच रखते हैं। और पहली मर्तबा मैंने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी तस्लीमा नसरीन के आर्टिकल में, शब्द वेधी नाम से वो स्तंभ लिखती हैं। तो आप पहले हम लोग ऐसे कहते थे कि हमारे साथ इसलिए भेदभाव होता है कि हम स्त्री हैं, तो लोग कहते थे नहीं हम तो बहुत आगे आ गई हैं, आप तो मुख्यमंत्री बन रही हैं, राष्ट्रपति बन रही हैं। राष्ट्रपति इट्सेल्फ वेरी कंट्रोवर्शियल टर्म, हमने आज तक ऐसा टर्म डेवलप नहीं किया कि महिला बन रही है तो ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी डेवलप कर लें। खैर, वहाँ पर कनाडा में एक व्यक्ति था, मार्क लेपिन। वो एक स्कूल में जाता है और बहुत यंग, मतलब मेरे ख्याल से 24, 25, 23 साल का रहा होगा। वो स्कूल में जाता है और क्लास में देखता है कि कितनी लड़कियां हैं इस क्लास में, और वो गिनता है और देखता है 14 लड़कियां हैं, और लाइन से उन 14 लड़कियों को मार देता है। क्या साइकोलॉजी वर्क कर रही होगी? वो साइकोलॉजी वही वर्क कर रही थी दैट ही वॉज लोन वुल्फ। क्या आपने नहीं महसूस किया है कि आपके आसपास ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो लोन वुल्फ हैं? क्या आसपास ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे सिर्फ इसलिए आपको बराबरी का मौका नहीं देते हैं? सेरिब्रल इक्वलिटी दैट वाज कोटेड बाय प्रियंका, वो इसलिए नहीं सोचते हैं कि आप महिला हैं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तो कहा गया, एक तो उनके साथ 2 चीज़ें थी, उनकी जाति उनके साथ थी, और दूसरी जो सबसे बड़ी जात, जो जाति नहीं, हमारा स्त्री होना, वो लेबल्ड है, वो जाति है और वो हमारे साथ कभी नहीं जाता है। तो उनको बोला गया ठीक है जो भी है, लेकिन आती तो इस जाति से हैं और है महिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इंदिरा गांधी के ढेर सारे, अगर आप पढ़ेंगे एनेक्डोट्स, तो उनको भी ढेर सारे मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट्स का सामना करना पड़ा था। प्रियंका चोपड़ा इटसेल्फ, सुष्मिता सेन हरसेल्फ, उनको भी इतने ऊंचे ऊंचे ओहदों पर जाने के बाद भी इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा, इनजस्टिस का सामना करना पड़ा। तो ये जो लोन वुल्फ जैसे लोग हैं, मिसोजिनिस्टिक अप्रोच जैसे लोग हैं, आपको एक तो आपका जो जेंडर है, यू आर फीमेल, उसके लिए आपको के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। दूसरा, आप विशेष जाति से आती हैं। तीसरा, रंग, विशेष रंग से आती है। इस तरह की जो एट्रोसिटीज़ हैं ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और ये तब तक करना ज़रूरी है जब तक एक अंधेरे कमरे में एक पुरुष के साथ एक स्त्री निर्भीक होकर रह सके और उसको बिल्कुल इस बात का डर ना रहे कि ये मेरे साथ गलत कर लेगा। जब तक एक और फेमिनिज्म इसलिए ज़रूरी है जब तक एक पुरुष भी एक अंधेरे कमरे में एक स्त्री के साथ समय गुजार सके और बिना ये सोचे कि वो उसका हैरेस या हत्या या मर्डर कर सकेंगी। तो बार बार मैं कह रही हूँ फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबडी बिकॉज इट्स कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सोशल जस्टिस। और मुझे ऐसा लगता है बार बार दानवी की ये जो लड़ाई है ना, ये हमारे भारत में इसको जो आधार दिया, हम ठीक है, मैं ढेर सारे वेव्स की बात कर रही हूँ, यूएस में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ऐसे ढेर सारे उदाहरण जहाँ पर महिलाओं ने सेट किया, चाहे वो वर्जीनिया वुल्फ हों, चाहे वो वुलन क्राफ्ट हों, ढेर सारी महिलाओं ने सेट किया। बट हमारे भारत की खासियत क्या है पता है? हमारा भारत जो है वो फेमिनिस्ट पुरुषों से भरा पड़ा है। वी हैव अ वेरी वाइटल नेम
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी कोई ऐसी किताब है जो हम सब औरतों के पक्ष में सबसे पहले खड़ा होता है। जिस किताब ने, जिस संविधान ने हमें सबसे पहले ये बताया कि आप इक्वल हैं और आप इक्वल रहेंगी और ये आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, चाहे आपका समाज कैसा भी हो, परिवर्तनशील समाज हो या जैसा भी। लेकिन संविधान में एक फेमिनिस्टिक टेक्स्ट के तौर पर उसको देखती हूँ और ये हमें बहुत सिक्योर महसूस कराता है और ये मेरे स्त्रियों के साथ साथ सबको सिक्योर महसूस कराता है। दूसरा नाम ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई बाय हरसेल्फ बहुत इम्पैक्टफुल राइटर रही हैं, निर्भीक कलम की। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम आगे भी नाम लेंगे। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो काम बाद में हुआ वो 1942 में इस्मत चुगताई ने कर लिया था। जब लिहाफ उन्होंने लिखा तो पहली बार सबको लगा अरे समलैंगिकता, ये क्या बला है भाई, अभी तो हम स्त्री पुरुष से जूझ रहे थे, अब समलैंगिकता। तो 1942 में केस चलता है। लेकिन ये जो लड़ाई है हमारी पुरखनों की आगे बढ़ती जाती है और धीरे धीरे वो लड़ाई हमारी जो स्त्रीवादी लेखक, पुरुष लेखक हैं और स्त्रीवादी लेखिकाएं हैं। पुरुष लेखकों का मैं बार बार जिक्र इसलिए करती हूँ, चाहे वो राजेंद्र यादव जी हों, चाहे वो कमलेश्वर जी हों, चाहे वो रेणु, अभी रेणु का जिक्र सागर जी कर रहे थे। उनकी एक छोटी सी कहानी है, संदीप जी पढ़िएगा, एक कस्बे की लड़की। वो इतनी सेंसिटिव कहानी है, उसमें एक गांव का लड़का है जो शहर गया है और वो जो स्त्री है गांव की, वो उसकी संवेदनशीलताओं के, उसके एहसासों की रक्षा करता है। उसको छोटी छोटी चीज़ एहसास दिलाता है कि अब जब तुम इस गांव से गुजर रही हो, अगर किसी ने तुमको ज़रा सा भी असहज महसूस कराए तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ जो है, तो रेणु, प्रेमचंद, वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, निर्मल वर्मा, ऐसे ढेर सारे पुरुष राइटर्स हैं। तो हमारा जो समाज है, जो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बहुत सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। बट भारत के साथ ये मुझे लगता है कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे पास, हम ये सोचते हैं ना कि अमेरिका में तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा होगा, वहाँ पर सेफ सिक्योर है। नहीं, स्त्रियाँ कहीं भी सेफ सिक्योर नहीं हैं। हमें ऐसा माहौल तैयार करना होगा मिलकर, सबके लिए। डेफिनेटली। और साथ में आपने जैसे कुछ किताबों की बात की, तो साथ में एक मूवी कुछ वक्त पहले आई थी, मुझे शायद नाम पता नहीं है, लेकिन मूवी आधारित थी महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की ज़िंदगी पर, कि उन्होंने, जी हाँ फूले, तो किस तरीके से उन्होंने क्या क्या किया। और शायद ये कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जब आती हैं तो ये कहानियाँ हमें ज़रूर देखनी चाहिए। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को ये कहानियाँ बतानी चाहिए कि आप ये जाके देखें, क्योंकि ये एक है जो समाज का एक नैरेटिव सेट करती है और आपको बताती है कि आप से पहले जाने वाले लोग आपके लिए क्या क्या करके गए हैं, क्या क्या छोड़ के गए हैं आपके लिए, कितना कुछ लड़े हैं वो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। और साथ में अभी हाल ही में, शायद ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, आई डोंट नो, बट क्योंकि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगा था शायद अपने हिसाब से कि अभी हाल ही में हमने देखा है बहुत सारे किस्से ऐसे बने जहाँ लड़कों को मारा गया, शादी के बाद कहीं पे ले जाके उन्हें कहीं फ्रिज में से मिल रहे हैं, कहीं तो कहीं कुछ, एक बहुत ही बड़ा, जी हाँ, नीले ड्रम, खास करके वो नीला ड्रम बहुत फेमस हुआ था। तो इस बात के ऊपर मेरे दो विचार हैं और मैं एक कुमुद जी से जानना चाहूँगी, एक मनीषा जी मैं आपसे जानना चाहूँगी। कुमुद जी, आपसे मुझे ये जानना है कि ये पूरा जो जब सिचुएशन क्रिएट हुआ था तब एक चीज़ें बहुत उभर के आई थी कि लड़के लोग बोल रहे कि पूरे लड़के समाज में खौफ का माहौल जो है कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि इतने सालों से अगर हम वुमेंस का रेशियो देखें तो इतनी सारी महिलाएं हैं, उनको मारा गया है घरेलू हिंसा में, रेप केसेस में, या बहुत ही छोटी छोटी बातों पे, शायद खाने में नमक कम होने की वजह से भी स्त्रियों की हत्या हुई है। और ये बोलते वक्त भी मुझे घूसपम्स आ रहे हैं क्योंकि ऐसे कारण की वजह से लड़कियों को मार दिया गया है जो शायद हम सोच नहीं सकते कि हमारी ज़िंदगी की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि हमको सिर्फ एक मिट्टी का एक कण होता है ना, कि उस कण की तरह हमको एक छोटे से रीज़न की वजह से हमको मार दिया जाता है। सो ये पूरा जब सिनारियो क्रिएट हो रहा था तो तब लड़कों में से काफ़ी लड़के आ रहे थे, लोग आ रहे थे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है ये दोनों ही चीज़ें 50% हम कह सकते हैं कि जहाँ लड़कियाँ लड़कियों के लिए खड़ी भी हो रही है और कहीं कहीं हम ये भी बात सच है कि लड़की ही शायद लड़की की सबसे पहली दुश्मन है। तो ये बात कितनी सही और कितनी गलत है, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जब पूरा मुद्दा हुआ था तो तब लड़कों का जो समाज था वो खड़ा था अपने भाइयों के लिए, बहनें कब खड़ी होंगी? यह बात 100% सही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है।
हमारे कई साहित्य मंच बने हुए हैं, यहाँ प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं, वो जानते हैं कि सीनियर साहित्यकार, मैं क्षमा चाहती हूँ कि मुझे ऐसा इस मंच से बोलना पड़ रहा है कि किस तरह नए उभरते साहित्यकार की टांग खींची जाती है। नीला ड्रम अपवाद हो सकता है, भाई भाई के साथ खड़ा है लेकिन बहन बहन के साथ नहीं खड़ी। अभी आपको एक मैं कुछ दशक पहले का किस्सा बताती हूँ, बाद में मैं पुस्तक का नाम रिवील करूँगी। लेखिका है कमलाबेन पटेल, गुजराती में कहे कमलाबेन पटेल। उनकी पुस्तक है, आप शायद समझते हैं जो पुराने पाठक हैं। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो मृदुलाबेन साराभाई की टीम बनी गुजरात से। वो कमलाबेन उनके साथ पाकिस्तान गई, पूरी टीम थी। उद्देश्य क्या था? वहाँ जो हमारी स्त्रियाँ जो इस तरफ आनी थी, मैं धर्म का नाम नहीं लूँगी, जिन्हें इस तरफ आना था वो उनके स्थानांतरण में मदद कर सकें, उनको मानसिक रूप से सपोर्ट कर सकें। वो चली गई, उन्होंने काम किया 1947 से 53 तक। आज गुजरात की धरती पर बैठी हूँ इसलिए उदाहरण गुजरात से उठा रही हूँ। 53 तक जिस औरत ने उस माहौल में काम किया उसकी क्या दशा हुई होगी। अगर पुरुष उसे सपोर्ट नहीं करता तो उसको वहाँ जो स्थिति में स्त्रियाँ थी उसके सपोर्ट की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। सपोर्ट मिला, उसने काम किया। गणना के हिसाब से, रिकॉर्ड्स के हिसाब से 50,000 स्त्रियाँ यहाँ फंसी थी और 33,000 वहाँ फंसी थी। उन 33,000 स्त्रियों को हिंदुस्तान ला दिया गया, जिसको मैं कहूँ आज का इंडिया हो गया। वो उस समय के दौरान आपने जैसे नाम लिया, हमारा संविधान बनता रहा, अधिकार मिलते रहे, लेकिन 53 में उन महिलाओं को जब भारत लाया गया, उन महिलाओं को उनके घर पहुंचाने के लिए 2 साल 3 महीने का वक्त लगा। वो महिला ऐसी स्थिति में चली गई जो ये काम कर रही थी कि वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने इन स्थितियों को जिया था। लेकिन यहाँ पे जो समुदाय सोशल सर्विस करते थे उन्होंने बार बार उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप इनको कलमबद्ध कीजिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। उस स्त्री को उन चीज़ों को कलमबद्ध करने में 17 साल लगे। हमारी जनरेशन तब आई थी जब वो किताब आई, लगभग 1974 में वो किताब आई। किताब का नाम है मूल सौथा उखड़िया, अर्थात रूट से ही रिमूव कर दिया गया आपको। इसको अगर आप अमेज़न में जाकर कमलाबेन पटेल सर्च करेंगे तो वहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन 2006 में आया। इस कलम की कितनी निर्भीकता रही होगी कि जो इस समय तक भी यह पुस्तक चर्चित है। इसमें कहानियाँ हैं उन दर्दों की। उन्होंने एक वाक्य ऐसा लिखा है, मैं आपकी बात को भी यहाँ कोट करूंगी कि क्या पुरुष के साथ स्त्री सुरक्षित महसूस करती है। उन्होंने लिखा है कि स्त्रियां निकाल तो ली गई, वो रिफ्यूजी टेंट्स में भेज तो दी गई, लेकिन जो वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे वो उनसे भी सुरक्षित नहीं थी। ये था हमारा समाज। और अगर मैं आज पे आ जाऊं, आज भी यही कहूँगी, स्थिति वही है, कुछ नहीं बदला, क्योंकि हम खुद एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। कलम की निर्भीकता और स्त्री की बात करती हूँ तो एक स्त्री लेखिका मेरे सामने बैठी हैं, मल्लिका जी। इनकी मैंने किताबें पढ़ी हैं। जिंदगी इम्तिहान लेती है, ऑटिज्म पे इन्होंने किताब लिखी है। अपनी जिंदगी के हर क्षण को बखिए की तरह उधेड़ के उस किताब में रख दिया है।
इन सब चीज़ों को लिखने के लिए आपको एक निर्भीकता चाहिए। आप अपना जीवन, अपने भाव, अपने अंतरंग क्षण जब सार्वजनिक कर रहे हैं, वो केवल समाज के लिए कर रहे हैं। आपसे समाज के प्रति जो देनदारी बाकी है आप वो पूरा कर रहे हैं, और आप समाज से कुछ नहीं चाहते आज भी। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे एक पॉइंट रखा कि क्या पुरुष भी उतने सुरक्षित है कि नहीं। और जैसे कि मैंने कहा कि मुझे दोनों तरफ की राय मुझे जाननी है, क्योंकि एक जो थी कि आज भी स्थिति वहीं चली आ रही है, स्थिति नहीं बदली है। तो मनीषा जी, मुझे आपसे जानना है कि जिस तरीके से स्त्रियों को अधिकार मिले हैं, भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा संविधान बनाया है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हैं, कुछ चीज़ें उसके बाद वहाँ पे चेंज हुई, कुछ ऐड ऑन हुई, लेकिन इतना होने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसी भी स्त्रियां हैं जो अपने ही दिए अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पुरुष जो है वो साथ देना चाहते हैं लेकिन शायद नहीं दे सकते। तो ऐसा नहीं है कि वो शिकार नहीं हुए ऐसी कोई भी परिस्थितियों का। और जैसे कि शोभा जी ने कहा था कि दोनों ही फेमिनिस्ट है, पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, जाति कोई भी हो, आप सभी फेमिनिस्ट है, और आप सबका एज ए इक्वालिटी के तौर पे आप सभी का सभी चीज़ों पे सभी तरीके से अधिकार है। तो ये पूरी जो सिचुएशन है जहाँ पे पुरुषों को भी कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है ये सारी सिचुएशन, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो पहले आपने जो सवाल पूछा उसके ऊपर प्रभा खेतान का छिन्नमस्का का ये जो उपन्यास है उसके बारे में उन्होंने जो कहा है कि स्त्री ना गुलाम रहना चाहती है, ना पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है। स्त्री चाहती है कि मानवीय अधिकार एक आत्म उत्थान का वो मौलिक कार्य करती रहे। और उन्होंने एक लाइन उनकी मुझे इस किताब की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, स्त्री का मसीहा और कोई नहीं तो स्त्री खुद है। ये जो लाइन है इस पूरे किताब का पूरा सार्थक इस लाइन में है। और दूसरी ये बात अभी आपने कहा है कि स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों के अधिकार के प्रति, लेकिन हमारे नासिक में अभी एक घटना ऐसी हो गई थी, मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ, कि बीच में ऐसी घटना आती थी कि कुछ जगह पे स्त्रियों ने अपने पतियों के कत्ल किए हैं बीच में। तो ये जो है बात कि स्त्रियां पहले स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होते थे, लेकिन अभी ये भी घटना सामने आ रही है कि कुछ स्त्रियां अपने पतियों का, अपने प्रिय व्यक्तियों का भी कत्ल कर रही है। तो मुझे इसके ऊपर अभी 2 दिन दशहरे के वक्त हमारे नासिक में जब रावण दहन किया गया था, तो रावण दहन के समय ऐसी स्त्रियों के भी पुतलों का भी दहन किया गया था। पुरुषों, क्योंकि क्या कि पुरुषों के प्रति जो पुरुषों को उन्होंने मारा है, हत्या की है, तो ये घटना एक अजीब ही हमारे महाराष्ट्र में दिखाई दी कि ऐसे स्त्रियों के ऊपर जो भी स्त्रियों ने अत्याचार किए हैं उसे भी समाज ने सामने लाने का प्रयास किया है। लेकिन कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि ये स्त्रियों के बारे में हुआ है, लेकिन पुरुष सरेआम कुछ भी कर जाते हैं, तो कभी पुरुषों के बारे में ये किया जाता है क्या? ऐसा मेरा, यानी कि दोनों तरफ से ये बातें हैं। स्त्रियों ने किया, उसके लिए उनको रावण दहन जैसा होता है वैसे उनके पुतले का दहन हो गया। लेकिन इसके अलावा आज समाज में नारी सुरक्षित है क्या, ये जो सवाल है, तो मैं तो कहूँगी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, आपने ये जो मुद्दा यहाँ पे कहा है कि नारी सुरक्षित आज भी नहीं है, एज आई सेड बिफोर, कि परिस्थिति अब भी वही है। इतने साल हुए, मैं नहीं जानती कितने सालों तक शायद ये परिस्थितियाँ चलेगी, और ये सिर्फ भारत में नहीं है, भारत के बाहर भी यही चीज़ें होती रहती हैं। तो मेरा शोभा जी आपसे मेरा ये सवाल है कि इतना वक्त हो गया लेकिन परिस्थिति अब भी वही है, तो क्या ऐसा कुछ है जो शायद हम कर सकते, क्योंकि हम लिख सकते, लेकिन एक होता है ना कि माँ जो होती है वो जैसे निवाला बच्चे को खिलाती है, तो एट द एंड वो बच्चे को मुंह में दे सकती है निवाला, चबाना तो उस बच्चे को ही है। तो नारी जो है वो सब कुछ करती है, नारी जो है संस्कार देती है, सिंचन करती है, वो समाज को कैसे चलाना है वो सिखाती शायद नारी ही है। तो अल्टीमेटली ऑल द पावर जो हम बोलते हैं शायद कहीं ना कहीं स्त्री के पास है, क्योंकि घर से वो संस्कार आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को हम किस तरीके से बताएं कि वो
इन विचारों को लेके आगे जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी, हम किसी और को नहीं बोल सकते। सो बेसिकली किस तरीके से आप समाज को ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगे कि क्या आगे करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में शायद जब 1 साल बाद हम फिर ये सेशन करें तब शायद परिस्थितियाँ हमको कुछ और अलग मिले यहाँ पे? दो बातें हैं। एक तो कुमुद जी ने कहा कि ये स्त्रियों की होती हैं, पार्शली सहमत हूँ, पर जैसा कि वर्जीनिया ने सिमोन द बाउवर ने सेकंड सेक्स में ये कोट है कि स्त्रियां ऐसी नहीं हैं जैसा उनको बना दिया गया, मतलब ऐसी स्त्री बनाई जाती है समाज के द्वारा, ऐसी स्त्री बनाई जाती है कि ये जो बार बार बोला जाता है कि स्त्रियों के दुश्मन है, वो उसको सच मानने लगे और उनका जो साइकोलॉजी है वो उसी तरह से कंडीशनड हो जाए। तो ऐसी बनाई जाती हैं स्त्रियां, और पेट्रियार्की जो है ये करते हैं हथकंडे, और ये षड्यंत्र अपनाती है पेट्रियार्की, पहली बात। दूसरी बात, मैम ने कहा कि लेकिन मुझे नहीं याद है दानवी कि भारत में किसी रेपिस्ट का पुतला जलाया गया हो कभी। मुझे नहीं याद है कि निर्भया के बाद जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था और एक बड़ा सा रावण के कद जैसा बनाया जाता और निर्भया के साथ जो हीनियस क्राइम हुआ था उसके अगेंस्ट। और साथ में शोभा जी एक बात, जैसे आपने निर्भया के केस की बात की, शायद 11 या 12 साल के बाद उस लड़की को न्याय मिलता है। ये कहाँ का मतलब न्याय है, मुझे ये समझ में नहीं आया। That's why feminism is talk about against injustice. That is why it is needed. अब दूसरी बात कि इसको कैसे करें, तो सबसे पहली बात ये है जो अक्सर मैं कहती हूँ कि अभी तक हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी है, जिन लहरों की बात, स्त्रीवाद की लहरी, उसको तो आप बचाए रखिए। ठीक है, संविधान में ढेर सारे अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जो मिला है उसको तो बचाए रखिए। दूसरा, वो कैसे बचाए रखेंगे जब हम नकार देंगे, इस चीज़ को नकार देंगे कि अब और नहीं बर्दाश्त करेंगे। एंड चेंज, मैं गांधी के भूमि पर हूँ। गांधी ने कहा था कि जो बदलाव आप समाज में देखना चाहते हैं वो अपने आप से शुरुआत करें, तो अपने आप से शुरुआत करते हैं। लेकिन इसको बताने के लिए मैं किश्वर नाहिद जी की एक नज़्म पढ़ना चाहती हूँ, कविता पढ़ना चाहती हूँ। किश्वर नाहिद जी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्मी थी, लेकिन वो पाकिस्तान में जाकर एक बहुत बड़ी लेखिका बनी, स्त्रीवादी लेखिका बनी, अभी भी वो हैं, और पाकिस्तान में वो वही दर्जा प्राप्त करती हैं जो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी लेखिकाएं प्राप्त करती हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण। वो पाकिस्तान में वही दर्जा प्राप्त करती हैं। वो बेसिकली शी बिलोंग्स टू बुलंदशहर, दैट इज़ द सिटी इन उत्तर प्रदेश। किशोर नाहिद जी की एक कविता है, हम गुनहगार औरतें। तो जब क्या होता है कि हम स्त्रियाँ बोलती हैं ना, जो वोकल होती हैं, वल्नरेबल होती हैं, रैशनल होती हैं, कुछ मना कर देती हैं कि हाँ जी हम तो ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, हाँ जी हम तो ऐसे ही बोलेंगे, हाँ जी आई विल बी एक्सप्रेसिव। जैसे आई एम कंसिडर माई सेल्फ आई एम मोर एक्सप्रेसिव पर्सन, मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ। तो क्या होता है ना कि आपके लिखे, जैसे जिस तरह के मैं लेख लिखती हूँ, तो मुझे याद है कि अभी मैंने ब्रालेस मूवमेंट पे लिखा था, इसके पहले सेवियर सेक्सुअलिटी पर लिखा था, जो ऑलरेडी बहुत लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है। लेकिन क्योंकि मैं हिंदी पट्टी में बोल रही हूँ और हिंदी साहित्य में एक ऐसी लड़की होकर बोल रही हूँ जिसके अभी बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं तो अभी 2 महीने तक मेरी खूब ट्रोलिंग हुई, और दैट इफ़ेक्ट्स ऑल्सो, वो मुझे प्रभावित करती है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे रुकना नहीं है। तो किशोर नाहिद जी की नज़्म है, सुनिएगा, ऐसे हम लड़ेंगे और अब पीछे नहीं हटेंगे। तो वो मुझे याद है, मैंने एक थिएटर किया था, मैं थिएटर भी करती हूँ, तो हम लोग ने याद किया था। ये हम गुनहगार औरतें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ शब्दों के मायने पहले बता देने चाहिए। इस नज़्म में कई उर्दू और फ़ारसी शब्द हैं जिसका मैं मतलब बता देती हूँ। एक शब्द है अहले जुब्बा। अहले जुब्बा मतलब अरब में जो पुरुष परिधान पहनते हैं, दैट वो कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता, वो अहले जुब्बा है। उसको इसमें प्रतीक लिया गया है पेट्रियार्की का, मतलब एकदम डरावना सा, अरे बाप रे ये तो अथॉरिटी का प्रतीक है। दूसरा तमकनत। तमकनत मतलब होता है कि उसकी श्रेष्ठता बोध, जैसे कुछ चीज़ हो और हम श्रेष्ठ बोध हो जाएं। जैसे मैं स्त्री हूँ और आई हैव सम, मतलब मेरे पास बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो बता दी गई हैं, चांद की तरीके हमें भी चने के झाड़ पर चढ़ा दिया गया है, और मैं उसको इस श्रेष्ठता बोध की तरह लूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तमकनत मतलब होता है श्रेष्ठता। दूसरा शब्द है
जिस्मों की फसल, तो फसल सब जानते हैं, फसल जो उगती है खेतों में फसल, तो जिस्मों की फसल एक शब्द है यहाँ पर। नियाबते इम्तियाज़, नियाबत मतलब होता है समय, टाइम पीरियड, इम्तियाज़ मतलब उसका मालिक, कि हमारे हम जो सांस ले रहे हैं ना जितने समय तक, जिसके अधीन है जिस पुरुष के, वो हमारा मालिक है, हमारे समय का मालिक वो है। तो नियाबते इम्तियाज़ एक शब्द है। दावरे अहले साज, दावरे अहले साज मतलब, दावरे मतलब न्याय, अहले साज मतलब हम ही जी न्याय कर सकते हैं, दूसरा न्याय नहीं कर सकता। हम जो प्रिडिक्ट करेंगे और हम जो सुनाएंगे आपको निर्णय, वही सच है, वही पत्थर की लकीर है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकती हैं पलट कर। तो दावरे अहले साज। एक शब्द है सरफराज, सरफराज मतलब होता है सरफराज मतलब एक तरह का घमंडी व्यक्ति, घमंडी, उसको घमंड इस बात का है कि तुम मेरे अंदर में पल रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ शब्द थे, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं फ्लो में पढ़ती हूँ। ये हम गुनहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रौब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचे जो लोग, कि जिनके जिस्मों की फसल बेचे जो लोग, वो सरफराज ठहरे, नियाबते इम्तियाज ठहरे, वो दावरे अहले साज ठहरे। ये हम गुनहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकलें तो झूठ से शाहराहें अटी मिले हैं, कि सच का परचम उठा के निकले तो झूठ से शाहराहें अटी मिले हैं। हर एक दहलीज पर सजाओं की दास्तानें अटी मिले हैं। जो ज़बानें बोल सकती थीं वो ज़बानें कटी मिले हैं। ये हम गुनहगार औरतें हैं, लेकिन अब वेब आगे आ गया है, हमारी जैसे स्त्रियाँ आ गई हैं अब, कि अब ताकुब में रात भी आए, कि अब ताकुब में रात भी आए ये आंखें नहीं झुकेंगी, कि अब जो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की जिद ना करना। ये हम गुनहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रौब खाएं, न जान बेचे, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। मतलब इससे अच्छी परिभाषा क्या ही दी जा सकती है एक औरत के बारे में। वेल, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, सो अब क्योंकि ऑडियंस में आप इतने सारे लोग कब से बैठे हैं, सो अब दो चीज़ें आपसे पूछने की जो वजह है, पहली कि मुझे भी आप सबके विचार जानने हैं, आपके मन में कोई सवाल हो तो, और दूसरा कि आप सब कितने जाग रहे हैं, मुझे ये जानना है। सो ये पूरा जो सेशन हुआ, बहुत यहाँ पे बातें हुई, हम सभी अपना वक्त निकाल के आए हैं, और ख़ास करके ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पे शायद बातें बहुत होती है, इम्प्लीमेंट कितना होता है वो डिपेंड करता है। और एज वी ऑल हैव सेड कि हम ही से शुरुआत करनी है। सो ऑफ कोर्स ओवर टू यू गाइज, कि आप में से कोई है जो कुछ भी सवाल इन तीनों में से आप यहाँ पे जो बैठे हैं आप करना चाहें। जी प्लीज़ सर, उनके माइक दिया जाए प्लीज़। आपका नाम सर? मेरा नाम नीलेश दोड़किया। जी, आप किन से पूछना चाहेंगे सवाल? आप चारों से सिर्फ बताना चाहूँगा, पूछना नहीं चाहूँगा। जरूर, मेरी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हर एक के घर में माँ, बहन, बेटी, बीवी, प्रेमिका, पत्नी, जो भी बोलो है, इट इज़ टू whomsoever इट मे कंसर्न। कभी आपने ससुर दामाद, साले बहनोई या साडू भाई में लड़ाई देखी? लड़ाई अक्सर वहीं होती है जहाँ सास बहू, ननंद भाभी या देवरानी जिठानी होती है। Sorry to say this, this implements to my family too, but as a common man, let me tell you, बहुत सी नारियाँ, into inverted comma, बहुत सी नारियाँ takes undue advantage of अपना कायदा कानून, घर के लिए, डाउरी के लिए, दहेज के लिए, या जो भी एलिगेशन लगाना चाहती है with undue advantage, वो अपने आप सोचे। यहाँ किसी की मैं हनन नहीं करना चाहूँगा, किसी का बड़प्पन नहीं करना चाहूँगा, सबको अपनी विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला मुझे भी माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, प्रेमिका है। सो अगेन टू यू एज वेल एज टू द ऑडियंस, ये बहस कभी ख़त्म नहीं होने वाली है।
फेमिनिज्म के जो झंडाधारी है उनको प्रणाम, मगर फेमिनिज्म के जो बुराई है उसको हटाने के लिए जो काम कर रहे उसको मेरा डबल प्रणाम। बहुत सही बात। शायद शोभा जी कुछ कहना चाहती है, और वो कहे उससे पहले सिर्फ एक बात कि जैसे कुमुद जी ने कहा था कि औरत ही औरत की कहीं ना कहीं दुश्मन है, तो ये बात आज भी शायद कहीं कहीं जो है वो चल रही है, बट इट्स ऑलवेज 50-50%। कुछ चीज़ें ऐसे निरीक्षा ने जैसे शुरुआत की थी कि कभी कुछ चीज़ें सफ़ेद है, कभी कुछ काली, तो कभी ग्रे भी है। सो वी एवरी टाइम वी हैव 3 स्टोरी ऑफ एवरी पॉइंट्स। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक ही बात बोलना चाहता हूँ। हर एक माँ ये चाहती है कि खुद का बेटा किशन कन्हैया जैसा कलाकार हो, मगर कोई औरत ये नहीं चाहती है कि खुद का पति ऐसा हो। वाई दिस? ओके, ये बहुत जनरल रिएक्शन था जो हम अक्सर फेस करते हैं। दिस क्रिटिसिज्म इज़ बाउंड टू कम, क्योंकि हम जिस तरह की बातें कर रहे हैं, सर एक उदाहरण है इस तरह का, हम वी आर यूज टू फॉर दैट, इस तरह का रिएक्शन मुझे लग रहा था कि आएगा ज़रूर। पहली चीज़, आपका जो गुस्सा है सर ना, वो रेडिकल फेमिनिज्म के खिलाफ है, फेमिनिज्म के खिलाफ नहीं है। तो क्या हो रहा है कि आपने क्या किया है, आपने रेडिकल फेमिनिज्म को फेमिनिज्म मान लिया है। जिन जो उदाहरण आप दे रहे हैं वो फेमिनिज्म नहीं है सर, वो रेडिकल फेमिनिज्म है। तो रेडिकल फेमिनिज्म इज इक्वलेंट टू पैट्रियार्की। वी आर, तो इसलिए आप ना गुस्सा है, तो जो गुस्सा आपका रेडिकल फेमिनिज्म के लिए है वही गुस्सा हमारा भी ना रेडिकल फेमिनिज्म के लिए है, और वही गुस्सा हमारा पैट्रियार्की के लिए है। सो रेडिकल फेमिनिज्म इज इक्वलेंट टू पैट्रियार्की, ये आपको समझना पड़ेगा सर। वो गुस्सा आपका रेडिकल फेमिनिज्म के लिए है। तो वो धीरे धीरे जब आप परिभाषा को जो करीना है, करीने तरीके से, महीन तरीके से परिभाषा समझेंगे कि क्या डिफरेंस है रेडिकल फेमिनिज्म बिटवीन फेमिनिज्म, तो शायद आप समझ पाएंगे कि वो स्त्रियां जो गलत तरीका अपना रही हैं या गलत एलिगेशंस लगा रही हैं, वो जिस चीज़ के नाम पर बेसिकली वो रेडिकल फेमिनिज्म है, तो आप समझ जाएंगे और तब आपको लगेगा कि आपका गुस्सा जायज़ है। और मैं भी जानती हूँ कि क्योंकि आप डेफिनेशन वो वाला लेके आ रहे हैं फेमिनिज्म में, तो आपका गुस्सा जायज़ है। ये पहली बात थी। दूसरा, मैं बार बार कहती हूँ कि जो एक छोटी सी बात है, एक बहुत समझने वाली बात है, बहुत सहज सरल। हम जो फेमिनिस्ट लोग हैं, सिर्फ यहाँ पे एक पुरुष भी पैनल में होना चाहिए था, खैर उमा शंकर जी कहाँ हैं आगे। एक फेमिनिज्म के टॉपिक्स पे पुरुषों का होना बहुत ज़रूरी है और अदर जेंडर से भी होना बहुत ज़रूरी है, तब तक ये अधूरा है पैनल फेमिनिज्म पे। दूसरी बात, पैट्रियार्की जो है जिसके खिलाफ हम सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, डिसमेंटल करने में लगे हुए हैं उसको, तो ये जो डिसमेंटल करने में जो हम सारे जेंडर के लोग लगे हुए हैं, ऐसा इसलिए नहीं लगे हैं कि हम मैट्रियार्की की चाहते हैं, क्योंकि धानवी अगेन इसका भी बहुत जैसे सर का मिसकंसेप्शन हो गया रेडिकल फेमिनिज्म में, ये भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि हम फेमिनिस्ट चाहते हैं कि मैट्रियार्की आए। अगेन जिस सत्ता और डोमिनेंस के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि फिर से उसी तरह की सत्ता और डोमिनेंस आए मैट्रियार्की के नाम पे। अगेन आई विल से दैट रेडिकल फेमिनिज्म इज इक्विवेलेंट टू पैट्रियार्की, पैट्रियार्की इज इक्विवेलेंट टू मैट्रियार्की, मैट्रियार्की इज इक्विवेलेंट टू we just want social justice, we just want equality, not matriarchy. थैंक यू सो मच शोभा। सो मच। ये सेशन इतना अच्छा हुआ कि हमें तो लग रहा है इसको कंटिन्यू ही करें, बट लंच होने जा रहा है। एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि सवाल मेरे पास बहुत हैं। प्लीज सबसे एक लाइन का आंसर चाहिएगा कि देखिए बहुत सारी जो आपने बताया समस्याएं महिलाओं की तो है ही हैं, वो तो हम सब जानते ही हैं। और कौन सी एक चीज़, एक लाइन का आंसर चाहिए सबसे, कौन सी एक लाइन है जो आपको बहुत खूबसूरत बनाती है, मतलब आप बहुत प्राउड फील करते हो कि हम महिला, और यार क्या बात है, हमारे बराबर तो कोई नहीं है। वो ठीक है, जो समाज कर रहा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, महिला होने की खूबसूरती क्या है? सवाल के लिए तालियां बजाइए। मुझे ऐसा लगता है कि सर ने जो कहा है, और हमारे महिला होने का गर्व यह है कि हम भारत में कुटुंबवत संस्था चलाने में एक रीढ़ का हिस्सा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चर्चा हुई है, उस चर्चा में अगर हम अपने बच्चों के अगर सही संस्कार देते हैं और हम अपने बच्चों को स्त्री और पुरुष इसमें भेद न करते हुए हर एक को संस्कार के माध्यम से बच्चों को हम अगर बता देंगे, तो शायद ये जो चर्चा है वो सब्जेक्ट वो न रहकर समानता के लेवल पे आ जाएगा।
ऐसे संस्कार हर एक माँ की तरफ से अपने बच्चों के ऊपर होने चाहिए। एक सेंटेंस में तो मैं ये कहूँगी कि स्त्रियों को इल विल ग्रजेस अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, और इसको काव्यात्मक शैली में ऐसे कहूँगी, कल एक नई सुबह होगी, दिन यूं ही न ढल जाने देना, आज के गम को दफना कर नई उमंग से चल देना, नई उमंग से चल देना, सत्य वचन पक्के इरादे, सत्य वचन पक्के इरादे, सफलता का पथ दिखलाएंगे, अंगद जैसे पाँव जुमा कर नई उमंग संग बढ़ लेना, नई उमंग संग बढ़ लेना। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। 2 लाइन ले लेती हूँ। अरे उमाशंकर जी, 2 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं मनुष्य में, एक फेमिनिन एट्रीब्यूट, एक मैस्कुलिन एट्रीब्यूट। तो उदाहरण समझने के लिए मैं फेमिनिन एट्रीब्यूट और मैस्कुलिन एट्रीब्यूट, नदी बहती है ना, नदी को बहने के लिए एक आधार चाहिए, चट्टान। चट्टान जो है वो मैस्कुलिन एट्रीब्यूट है और जो नदी बह रही है वो फेमिनिन एट्रीब्यूट है। तो स्त्री होने की जो मेरी सबसे मुझे खूबसूरत चीज़ ये लगती है कि जब मैं किसी पुरुष को स्पर्श करती हूँ किसी भी फॉर्म में, तो मैं उसके फेमिनिन एट्रीब्यूट यानी कि उसके स्त्रीत्व को सक्रिय कर देती हूँ। ये मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है। सो मैं अपने हिसाब से जी आपको भी बता। ओके, सो मैं अपने हिसाब से 2 लाइन ज़रूर बोलूँगी, लेकिन जैसे आपने कहा कि जब आप एक पुरुष को स्पर्श करते हो तो आपको स्त्रीत्व का जो एहसास होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है अर्धनारेश्वर है जो पुरुष है, तो स्त्री और पुरुष दोनों ही एक ही इंसान के अंदर है ही। और इसी के साथ मैं अगर अपने हिसाब से मुझे अगर बतानी हो कि नारी की खूबसूरती क्या है, सिर्फ 1 लाइन कि मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की और स्वाभिमान है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच बहुत पतली रेखा होती है, और जब तक नारी स्वाभिमान रखेगी कि वो नारी है तब तक सब सही है। जिस दिन ये चीज़ अभिमान में परिवर्तित होती है तो वहाँ चीज़ें बिगड़ेगी। और आई एम कंक्लूडिंग दिस विद कि नारी जो है वो अंत भी है और आरंभ भी है, वो चाहे तो सब कुछ बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। सो इसीलिए मुझे खुशी है कि मुझे भगवान ने नारी बनाया है, और बस इसी के साथ आई होप कि मैं इस सोच को आगे बहुत अच्छा लेके जाऊंगी। और ज़ोरदार खास करके तालियां इन 3 महान जो वुमेन्स हमारे पास बैठी हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स हमारे पास एक आखिरी सवाल है, हमारे पास समय की बहुत कमी है। गुड आफ्टरनून मैम। समय थोड़ा सा दीजिए, क्योंकि आपने जो एक प्रश्न किया था हम कितने जगह हैं जी, बस मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। ये मैसेज भी देना जरूरी है पुरुषों की तरफ से कि हम जगह हैं और हम इस दिशा में कुछ छोटा बहुत काम कर रहे हैं, बस मैं वो बताना चाहता हूँ सबको। जी ज़रूर, तो मैं आप दोनों को ही मैं ज़रूर समय दूंगी। पहले वो क्वेश्चन। जी 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 जी। गुड आफ्टरनून मैम, माई सेल्फ हार्दिक फ्रॉम JJ यूनिवर्सिटी एज अ वॉलंटियर इन दिस ब्यूटीफुल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय सर। मैम सो मेरा ये क्वेश्चन है, पहले मैं बता दूं मैं फेमिनिस्ट हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ फेमिनिज्म, बट मैम व्हेन इट कम्स टू मेन, आपके लिए टर्म है फेमिनिज्म, लेकिन सोसाइटी में ये चीज़ है कि पहले से ही बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। तो लड़के रोते नहीं है, क्यों नहीं रोते और क्यों रोने नहीं देते लड़कों को मैम? बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, वी हैव फीलिंग्स, वी हैव इमोशंस। मैं सुन नहीं, मतलब एक बार आप रिपीट। ही सेइंग कि लड़के रोते नहीं हैं, मतलब तो रोते नहीं है या उनको रोने नहीं दिया जाता, दैट्स व्हाट ही मीन्स टू आस्क। या अच्छा, एक कंडीशन वो बता रहे हैं। हाँ, और सब कुछ जो कर धर रहा है ना वो पिट्याकी कर रहा है। मेरी जान, वो तुम्हें रोने नहीं दे रहा है। रो तुम अपनी प्रेमिका और तुम्हारी जो पत्नी है, अगर नहीं है तो प्रेमिका जो है उसके ऐसे गोद में ना सर रख के जार जार रो जब तुम्हें रोने का मन करे, उसको पकड़ कर गले लगाओ, कंडीशनिंग एंड चैलेंज पेट्रियार्की की। देखो मुझे रोना आ रहा है और मैं रो रहा हूँ, चैलेंज। और फेमिनिस्ट जो है वो फीमेल वर्ड से आया है, तो उसका फीमेल से कोई लेना देना नहीं। जब अब उसके एटिमोलॉजी में जाएंगे, एटिमोलॉजी मतलब वो शब्द कहाँ से ओरिजिन किया गया है, उसका असल मायने क्या है, तो जब आप उसमें जाएंगे ना एटिमोलॉजी में, तो आपको समझ में आएगा कि फीमेल वर्ड जो है वो स्त्रियों से संबंधित नहीं है, वो एक एट्रीब्यूट्स है। तो थैंक यू टू एक्सेप्ट दैट यू आर अ फेमिनिस्ट, थैंक यू सो मच जी। और ख़ास करके एक बात सिर्फ मेरी तरफ से, क्योंकि ये थॉट आपने बहुत प्यारा मतलब बताया यहाँ पे, जो रोता नहीं है ना वो रुलाता बहुत है। सो इट्स बेटर
कि आप रो लिया करो तो एटलीस्ट आप रुलाओगे नहीं। और अच्छा एक और सवाल So- है yes, अच्छा मैं सो वी हैव ऑफ कोर्स जगे हुए सच। जी प्लीज सर। आई जस्ट वांट टू मेक वन कमेंट। मेरा खुद का विचार ऐसा नहीं है। सर ने जो बात करी उसका मेरा जवाब है, इस देश में 50% माइग्रेशन होता है, 50% के आसपास माइग्रेशन होता है। वो क्या माइग्रेशन है? हर एक लड़की शादी होने के बाद ससुराल जाती है, कोई लड़का शादी होने के बाद आमतौर पे ससुराल नहीं जाता है, तो विस्थापित नहीं होता है। 50% तो हमारे विस्थापित हो जाती हैं लड़कियां। अब आप सोचिए, एक बार विस्थापित हुआ, ठीक है, टेरिटरी बदल गई, उसकी बहू बन के आई, अब सास बनी है, अब बहू आई है, अब वो मुश्किल से तो अपनी टेरिटरी बनाई थी और अब ऑक्यूपेशन हो रहा है उसका, करेक्ट। अब वो बेटे की तरफ से सोचिए, अभी आज तक वो बोलता था अपनी माँ को, मतलब बोल पाता था नहीं पाता था मुझे मालूम नहीं, पर विद्रोह दिखाता था उनकी बनाई हुई खाना ना खा के, मैं लौकी नहीं खाऊंगा, मैं करेले नहीं खाऊंगा, मतलब विरोध था ना, ज़्यादा नहीं तो पिटाई हो जाती। पर अब उसकी वाइफ आती है, बाई चांस हो सकता है वो अच्छा बना लेती हो, तो माँ को लगता है ये अभी तक तो खाता नहीं था मेरे हाथ के करेले, अब ये बदल गया है, बीवी की सुनता है, वो बीवी की सुनता है, उसको करेले अच्छे लग रहे हैं अब, या उसकी शायद जो 7 साल में अच्छा नहीं लगता है वो शायद 21 साल में अच्छा लगता है, हो सकता है टेस्ट बदल गए हों, करेक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप शायद ससुर और दामाद को एक घर में रखो, हो सकता है बजने लग जाए उनकी भी, वी नेवर नो, ऐसा हुआ नहीं है कभी मेरा ऑब्जर्वेशन। रुकिए सर रुकिए, ये प्रोफेसर संजय वर्मा साहब हैं, आई एम अहमदाबाद के प्रोफेसर, आप रुकिए यहाँ पे। अच्छा, एक इनकी बात से ही मुझे याद आया, इनके 2 लड़कियाँ हैं, हम सब लड़की वाले हैं, लड़कियों वाले हैं, केवल लड़की वाले। तो अब इनकी लड़की की शादी होने जा रही है, लड़कियां चली जाएंगी, ये सोच के हम तो कई बार रातों की मेरी नींद उड़ जाती है कि लड़की घर से विस्थापित हो जाएगी, विस्थापित हम होने देंगे नहीं। तो लेकिन इनकी लड़कियों की शादियां अभी हो रही हैं मार्च में, तो ये जो आंसू आ रहे हैं, जो बातें आ रही हैं ना दिमाग में, इसलिए भी आ रही हैं कि यार इतने दिन से साथ में थी, अब हमारे घर में कोई नहीं रहेगा। ये है लड़कियों की महत्ता, ये जो आप लोग बात कर रहे हो ना, ये है महत्ता, इसकी मैं बात कर रहा था कि ये है कि आपका जो अपनापन है जो लड़कियों का है, लड़का जाएगा अमेरिका कोई दिक्कत नहीं, इनकी लड़कियां कनाडा रहती हैं, शादी होकर चली जाएंगी, तो ये दुख है ना, ये दुख व्यक्त कर रहे हैं, ये जनरली ऐसे करते नहीं बातें। सर आई कैन फील योर पेन एंड दिस इज सर, लड़कियां कभी विस्थापित नहीं होती है, 2 घर में प्रस्थापित होती है। जी बिल्कुल, नारी चाहे तो तारे, नारी चाहे तो मारे। पर एज ए फादर हमें ऐसा फील होता है यार, उसका विस्थापन कभी नहीं होता है सर, उसका स्थापन होता है देवी के तौर पे। वो जैसे जा रहे हैं, लेकिन एज ए फादर हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिल टूट के कहीं जा रहा है। आप लोगों के सामने ही मैं एक बात और डिक्लेयर करना चाहता हूँ, दिस सेशन इज डिक्लेयर्ड एज द सेशन ऑफ द फेस्टिवल। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और इसके साथ लास्ट जो है, संदीप जी कब से वेट कर रहे हैं सर, आप जागे हुए हैं, प्लीज बताइए सर। हाँ, चूंकि मुझे बताना जरूरी है, जी सर। किया था मेरे घर के, चूंकि जैसी परवरिश हम लोगों की हुई है उसमें हमने यही माना है कि फादर फैसला लेंगे या दादाजी फैसला लेंगे, और मैं थिएटर करता हूँ, मैं एक्टर हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ, तो धीरे धीरे जब हमारी समझ बढ़ी तो समझ में आया कि नहीं ये सब गलत है, तो मैंने ही पहला स्टेप लिया। अब हमारे घर के सारे बड़े फैसले जो भी होते हैं घर की महिलाएं करती हैं, क्या बात। और हम लोग सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात कि मैं थ्रू थिएटर में बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ, वर्कशॉप्स लेता हूँ, तो जब बड़े ग्रुप्स वहाँ पे होते हैं तो प्रेशर बहुत ये होता है कि लड़कियाँ हैं, इनको भी ज़रा इंक्लूड कर लीजिएगा, तो मैं उनको खूब सुनता हूँ, और बाद में जब मैं कोई प्ले तैयार करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो वो आदमी लोग चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं अरे आपने इनको इतने बड़े बड़े रोल्स दे दिए और हम अब इनके पीछे रहेंगे। तो मैंने कहा क्या हो गया, और वो अच्छा नहीं करेंगी तो अगली बार नहीं उनको मौका देंगे। तो उसी सीरीज़ में मैंने जूलियस सीजर किया था, लड़कियों के साथ, सारी लड़कियां ऑन स्टेज थी और उन्होंने जो ज़बरदस्त परफॉर्म किया, क्या बात है। तो सारे आदमी इस बात को देख के दंग थे। मैंने कहा यार इन्हें मौके मिलने चाहिए, आप देते नहीं हैं। और जैसा इधर सर का प्रश्न था, शायद ही कोई पुरुष यहाँ पर ऐसा हो जो ये एक्सेप्ट कर सके कि हम अपने घर में इस तरह से औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को सम्मान देते हैं। तो ये लड़ाई आप लोगों की नहीं है, एक्चुअली ये हमारी है, हमको करना होगा ये परिवर्तन, हमें उनको बराबरी देनी होगी, और इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करिए। मेरे जो घर की भतीजी है ना, वो डिसाइड करती है कि आज खाना क्या बनेगा, हमारा मन नहीं भी हो तो भी वही खाते कि नहीं बहुत अच्छा है। थैंक जी, मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं, क्योंकि शायद 1 बजे हमारा लंच ब्रेक जो है वो होने वाला था। यस
जी, तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि इसके बाद का सेशन है वो ऑन टाइम होगा, आपको खाना जल्दी खाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम सवाल ले रहे हैं इसलिए। लास्ट क्वेश्चन जी, लोग यहीं पे हैं, आप इन लोगों से कभी भी वन क्विक क्वेश्चन लास्ट हम ले रहे हैं। शोभा जी, मैम जी। से अभी कहते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की अ वुमन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो फेमिनिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है। तो आपके विचार से अगर एक वुमन इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो क्या वो फियरलेस हो सकती है इन टर्म्स ऑफ स्पीच एंड राइटिंग? पहली चीज़, फेयरलेस की जो परिभाषा है वो बिना किसी आर्थिक सपोर्ट के भी उसकी अपनी परिभाषा है। तो फेयरलेस का फाइनेंशियल सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप बिना 1 रुपए के भी फेयरलेस हो सकती हैं। निर्भीकता जो है वो एक विश्लेषण है, वो बिना किसी चीज़ के आ सकती है। तो देयर इज़ नो नीड टू कनेक्ट फेयरलेस विद द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। So thank you so much शोभा जी and of course everyone, शोभा जी, कुमुद जी and मनीषा जी, thank you so much। आप सबने अपने विचार यहाँ पे रखे और आप सभी का धन्यवाद क्योंकि आप जगे हुए थे और आपने अपने विचार जो है वो यहाँ पे रखे। सो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं इस पे बहुत ऐसे बात होती रहती है अक्सर, लेकिन प्रोडक्टिव बात बहुत कम ऐसे समय पे होती है और यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्टिव सेशन ये रहा। थैंक यू सो मच उमाशंकर यादव जी। प्लीज़ आप यहाँ पे एटलीस्ट एक बार सबके सामने आए, सबको पता चले कि आप हैं AIILF के पिलर। सो ही इज़ द वन कि जिनकी वजह से ये पूरा सेशन कंडक्ट हुआ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। There is nothing more I could add after that beautiful conclusion. A big thank you and a big round of applause for the entire panel. Now I would like to invite on stage Ms. Saba Syed, Ms. Malika Mukherjee, Mr. Umlesh Yadav and Ms. Disha Nagar to felicitate our guests with the memento. यह है गिरनार पर्वत, हिमालय से भी पहले से खड़ा है। इसकी गोद में बसा है गिर का जंगल, भारत का एकमात्र जंगल जहां राज करते हैं 400 से भी ज्यादा एशियाटिक लायंस यानी बब्बर शेर। राजा और प्रजा का अनोखा रिश्ता है यहाँ, क्योंकि शेरों के साथ इस जंगल में रहते हैं सैकड़ों इंसान। यूं लगता है जैसे शेर इंसान की रखवाली कर रहे हैं और इंसान शेरों की। तभी तो गिर में शेरों की आबादी बढ़ रही है। सदियों से भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है ये शेर और इनका घर है गिर। यहाँ खुशबू है मेल मिलाप की, पत्ते पेड़ों की, शेरों की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। आज मैं आई हूँ इस खुशियों के फन फेयर पर। आज मैं आई हूँ गुजरात की सैर पर। पतंगों वाले इस शहर ने सपनों को पर दिए हैं। इन रंगीन नज़ारों से हमारे गुजरात ने हर दिल को घर दिए हैं। अहमदाबाद, यहाँ सड़कों पर इतिहास और मॉडर्नाइजेशन का संगम है।
यहाँ आसमान में भी सितारों के बीच फ्लाइंग लैंटर्न्स के रंग हैं। सोलो ट्रैवलिंग में भी यहाँ सेफ्टी का एहसास हर वक्त मेरे साथ है। रस भर रंग भर जियो रे उमंग भर अलबेला मेहमान आवो गुजरात आवो नगर नगर रंगोली जनी मधुर मधुर छे बोली। पर हम तो हिस्ट्री और कल्चर की बात सुनेंगे रानी की वाव के इन आइडल्स के साथ। अच्छा चलो थोड़ा आगे चलते हैं रण ऑफ कच्छ की ओर। यहाँ सफेद रेगिस्तान में है कला और कल्चर का जोर। रोड्स यहाँ स्वर्ग से होकर जाते हैं और गुजरात के रंग सीधे दिल में समाते हैं। गगन धजा भर भर तीर एवी कवन कवन नी धरतीर एनी अमर कथा रण गणती। सुना है गिर के घने फॉरेस्ट गाते हैं इनका गुणगान। इनसे मिलिए द रेयर मैजेस्टिक एशियाटिक लायंस, गुजरात की असली शान। अच्छा क्या आपको पता था इस शिवराजपुर बीच पर समंदर के अंदर भी एक अलग दुनिया बसती है। इन कोरल्स और मछलियों के बीच स्माइल्स बड़ी सस्ती है। यहाँ नवरात्रि के नवरातों में खुशियों का रंग छाता है। मुझसे पूछो तो गुजरात वो धरती है जिससे पूरा इंडिया जगमगाता है। तो आए गुजरात की बाहों में, यहाँ खुशियाँ और ड्रीम्स महकते हैं हवाओं में। ऐसा रंगीला और चमकीला है गुजरात, दिल जीत लेने वाला छैल छबीला है हमारा गुजरात। द ऑरा ऑफ इंडिया। Excuse me everyone, I have just one small announcement. एक कार GJ36AL5481 Hyundai की बाहर बीच में खड़ी है, जिसकी भी हो कृपया करके हटा ले। थैंक यू।